बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू ये है कि जब से इलेक्शन हुआ और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला जो शुरू हुआ था वो आज तक बदस्तूर जारी है। उसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट आई है, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो ट्वीट का मामला है इमरान खान साहब की, जो 1971 के हवाले से की गई, वो मामला दिन ब दिन पेचीदा हो रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया है, न सिर्फ बैरूनी महाज के ऊपर बल्कि उनका जो अंदरूनी चैलेंज है तकसीम का, उसमें भी उसने खातिर खा इजाफा कर दिया है। इस पर बात करेंगे। जबकि आज इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इसके अलावा जो सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं उनके लिए कुछ पैगाम जारी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो पहले मौजू की तरफ आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये खबर आई कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसको 3 जून को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है और 3 जून बन रही है पीर को। याद रहे कि अगला हफ्ता फिर से, ये जो हफ्ता शुरू होगा यानी मंडे से, वो हफ्ता फिर मुझे लग रहा है कि अदालती कार्रवाइयों का हफ्ता होगा और इंतहाई अहम केसेस जो हैं उसमें उन पर समाअत होने जा रही है, जिसका आगाज़ इसी केस से हो रहा है, मखसूस नशिस्तों वाला। और ये इंतहाई अहम नौइयत का केस है क्योंकि इसकी अहमियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है, इसकी अहमियत नून लीग यानी कि हुकूमत के लिए भी है इत्तेहादी, और इसकी अहमियत खुद जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए भी है। तो इसके अंदर प्रीमा फेशाए ये तीनों फरीक बन रहे हैं। वो कैसे, वो मैं आपके सामने इसकी पूरी तफसील रखता हूँ। अगर इस इशू का थोड़ा सा आपको मैं पस मंज़र दे दूँ, बेसिकली ये होता है, जो तरीक़ाकार है, जो जमात जितनी नशिस्तें जीत के आती है उसको कोटे के एतबार से मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं और वो 2 किस्म की होती हैं। एक होती है ख़वातीन की मखसूस 5% और इसके अलावा 10 जो हैं वो अक़लियती नशिस्तें हैं टोटल, उसका हिस्सा भी दिया जाता है। तो दीगर जमातें जो थी वो तो चूँकि उनका झंडा भी था, उनका सिंबल भी था, उनको तो अलॉट कर दी गई। अब इशू आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला। जब उनकी बारी आई मखसूस नशिस्तों की तो उनको डिनाई कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन का और उसका फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी जा सकती। उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है उसका हवाला लिया और उसके मुताबिक उनको डिनाई कर दिया। 5 अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करती। वो तमाम रीज़निंग उसमें लिखी है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया और वहाँ पर भी इत्तफाकन 5 रुकनी बेंच बना और जो फैसला उसने दिया वो वही था जो इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन का 5 अरकान का मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इन नशिस्तों की हकदार नहीं है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया वो भी यही था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिनकी दावेदार है जिन मखसूस नशिस्तों की, वो उसके हकदार नहीं है। तो वो भी 5-0 से फैसला था और ECP का भी 5-0 से फैसला था। तो फिर ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जानिब से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके ऊपर जो गुज़श्ता समाअत हुई 3 रुकनी बेंच था और जस्टिस मंसूर अली शाह उसकी सरबराही कर रहे थे। उनकी जानिब से जो फैसला आया उस फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन और फिर पेशावर हाई कोर्ट, उनके जो 2 फैसले थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर मैं एक नुक्ता ऐड कर दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल जो 77 सीट्स हैं, ये टोटल 77, जो कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसकी दावेदार है, लेकिन वो नशिस्तें जो थीं वो तकसीम हो चुकी थी दीगर जमातों में उनके कोटे के हिसाब से, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, इन सबको नशिस्तें मिली। 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, यानी 4 सूबाई असम्बली की, और इस तरह नेशनल असम्बली की। नेशनल असम्बली की 23 सीट्स हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दावा है कि वो उनकी हैं, लेकिन वो तकसीम हो चुकी थी बाकी जमातों में। अब जब वो तकसीम हो गई थी तो अराकीन उस पर हल्फ भी उठा चुके थे और वो हल्फ उठाने के बाद नेशनल असम्बली के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको 2/3 मेजॉरिटी मिल गई थी और 2/3 मेजॉरिटी मिलना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती है किसी भी हुकूमत के लिए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपको कोई आइनी तरमीम दरकार हो तो आपको ईवान के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और अगर 2/3 मेजॉरिटी ना हो तो आप आइनी तरमीम नहीं कर सकते। इन 23 नशिस्तों के अलावा, यानी जो इत्तेहाद इस वक्त बैठा है विफाक में 5 जमातों का, अगर इन 23 नशिस्तों को निकाल लें तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है और अगर उनको दे दें तो उनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाती है। तो इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया कि इन 23 नशिस्तों की इस हुकूमती इत्तेहाद के लिए क्या अहमियत है। तो वो उनको मिल चुकी थी और जब वो उनको मिल गई तो उसको यानी बेस बनाकर हुकूमत की जानिब से फैसला भी कर लिया गया था और उसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हो गई थी, एतराफ़ भी सामने आ गए थे। वो एक आइनी तरमीम करने जा रहे थे और वो आइनी तरमीम क्या थी
कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, दो इसमें प्रपोजल्स थे जो मुजव्विज़ा तरामीम थी, यानी जिसका जो इफ़ेक्ट आना था नतीजा तरमीम का, वो ये था कि या तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, वो एज ऑफ रिटायरमेंट है 65 ईयर्स, यानी 65 साल की उम्र पे आके जो जजेस होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उसको बढ़ा के 68 साल कर दिया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल का इजाफा हो जाता। और दूसरी जो प्रपोज चीज़ थी मुजव्विज़ा तरमीम, जो तरीक़ाकार था वो था कि जो चीफ़ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो मुद्दत यानी टेन्योर है बतौर चीफ़ जस्टिस, उसकी मुद्दत को मुकर्रर कर दिया जाए 3 साल। यानी कि अगर आज एक शख्स चीफ़ जस्टिस बना और अगर फ़र्ज़ कीजिए उसकी रिटायरमेंट को बाकी 6 महीने रहते थे, तो वो 6 महीने वाला मामला ख़त्म। चूँकि अब वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं तो अब उनको 3 साल का दौरानिया मिल गया ऑटोमेटिकली, वो 3 साल बतौर चीफ़ जस्टिस अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। तो ये 2 प्रपोजल्स थे, इनके ऊपर काम शुरू हो चुका था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से फैसला आ गया अबूरी हुक्मनामा कि इनको मुअत्तल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी, तो वो जो नशिस्तें थी वो इनइफेक्टिव हो गई। यानी वो अरकान जिनके ऊपर फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाले, अगर नेशनल असम्बली की बात कर ली जाए सिर्फ, तो वो 23 मेंबर्स जो थे वो वोटिंग राइट उनका ख़त्म हो गया। यानी कि अगर कहीं वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है, वोट डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे, वो शुमार नहीं होंगे। अलबत्ता बाद अज़ा इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया, इलेक्शन कमीशन ने उन 77 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। सो पॉइंट करंट ये है कि वो जो 77 नशिस्तें जिनके ऊपर अरकान हल्फ उठा चुके थे, ये मखसूस नशिस्तें हैं, वो डी नोटिफाई हो चुके, यानी वो अब अराकीन नहीं रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं है, तो इसलिए ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। अब पीर को इसके ऊपर जो समाअत होगी, जो बेंच बना है वो इंतहाई अहम है। उसकी वजह जो पिछला बेंच था 3 रुकनी, उसकी जानिब से अबूरी हुक्मनामा देने के बाद ये फैसले में कहा गया कि अब इस मामले को उस कमेटी को भेजा जा रहा है जो कि बेंचेस तश्कील देती है, यानी कि 3 रुकनी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की है, जो बेंचेस को तश्कील देती है, जिनकी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के तहत, उसको भेजा गया। और आज फैसला आया कि 13 जो जज साहिबान हैं मोजिज़, उन पर मुश्तमिल बेंच जो है फुल कोर्ट, वो इसकी अब समाअत करेगा। अब इसकी हसासियत आप देखिए, इस वक्त चीफ़ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के अंदर 14 जज साहिबान हैं, लेकिन एक हमारी जो खातून जज साहिबा हैं मोहतरमा, उनकी तभी वो अलील हैं और उनकी अलालत की वजह से वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनी, तो बाकी जो 13 मेंबर हैं वो इसका हिस्सा होंगे। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है, मैंने आपको बताया था, बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है जो सामने है उसके 3 जो हैं वो फरीक हो सकते हैं। एक तो ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जो कि दावेदार है कि ये उनकी नशिस्तें हैं, उनको मिलनी चाहिए। एक वो हैं जिनको ये मिल चुकी थी लेकिन उनसे वापस ले ली गई, और वो दावेदार बनी थी तभी उनको जाके मिली, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके इजाफी नाम दिए और फिर तकाजा किया कि उनमें तकसीम की जाए, वो उनको हो गई, मिल चुकी थी लेकिन वापस हो गई, 2 हो गए। अब किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उनका भी मामला इसके अंदर आ गया। उसकी वजह यह है कि जो प्रपोज्ड तरमीम थी वो तो इन जज साहिबान से मुताल्लिक है या सिर्फ चीफ़ जस्टिस की ज़ात से मुताल्लिक, जो भी हों वो, तो ये मामला जो है इसमें जज साहिबान जो हैं उनका अपना भी एक किस्म का जो मामला है, इंटरेस्ट कह सकते हैं उसको, शायद इंटरेस्ट मुनासिब वर्ड ना हो, बहरहाल किसी न किसी हद तक वो इसमें बज़ाहिर फरीक नज़र आते हैं। तो इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है ज़ाती तौर पर कि शायद तमाम जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया ताकि बाद में इसके ऊपर उंगलियां ना उठाई जा सकें कि चूँकि जज साहिबान का इसमें अपना एक उनसर शामिल था या इंटरेस्ट शामिल था, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन चीज़ों को मेरा ख्याल है कम करने के लिए या उनको दबाने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए तमाम जज साहिबान पर मुश्तमिल जो बेंच है वो तश्कील दिया गया है। और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस होगा क्योंकि इसमें तीनों के लिए अहमियत है, जज साहिबान के लिए, हुकूमत के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। अब आ जाते हैं अलग अलग, अगर ये हुकूमत को मिल जाती हैं, यानी स्टेटस को वापस चला जाता है कि वापस उसी तरह तकसीम कर दी जाए, तो फिर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, तरमीम का रास्ता खुल जाएगा, हो सकता है वो तरमीम कर दें, तो एक मामला होगा। और दूसरा, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो उसका असर ये होगा कि नेशनल असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। इस वक्त उनके 90+ मेंबर्स हैं और अगर उनको 23 सीट्स मिल जाती हैं तो उनका नंबर 110 से तजावुज़ कर जाएगा, जो कि मैक्सिमम है इस वक्त असम्बली में। तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, जो कि इस हुकूमत के लिए एक और अखलाकी तौर पर जो कमज़ोर हुकूमत है,
लेकिन मजीद उनके ऊपर अखलाकी बोझ पड़ेगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो अपोजिशन में बैठी है और बाकियों ने मिलकर हुकूमत बना ली है, तो ये इसका इफेक्ट होगा। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ऑब्वियसली मामला सब्जुडिस है, फैसला आएगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, फैसले को प्रेडिक्ट नहीं करते। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएँ, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। नंबर 2 जो थी जिन जमातों को दी गई थी कोटे के हिसाब से उनको वापस कर दी जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको खाली छोड़ दिया जाए। और तीनों का अपना अपना कॉन्सिक्वेंस है, वो मैं बता चुका हूँ। एक का मैं बता देता हूँ, यानी हुकूमत को मिलेगी तो आईनी तरमीम का रास्ता खुल जाएगा, और अगर तहरीक इंसाफ को मिलेगी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। और तीसरा जो फैक्टर है कि अगर उनको खाली छोड़ दिया जाता है, यानी एक सूरत हाल फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुई इस तरह की, और जज साहिबान के सामने भी पहली मरतबा मामला है, फैसला वो करेंगे। अगर इनको खाली छोड़ा जाता है तो ये एक नई एक्सेप्शन जो है वो जन्म लेगी कि खाली नशिस्तें जो हैं वो छोड़ दी गई, तो ये एक नया पैरामीटर बन जाएगा फॉर द टाइम्स टू कम। तो ये बहरहाल देखना होगा यहाँ से फैसला क्या आता है। इसके ऊपर बहुत कुछ जो है बहुत से लोगों का दाव पे लगा हुआ है, तो देखेंगे इसके ऊपर क्या फैसला आता है, उस पर ज़रूर आगे बात करेंगे। आज का दूसरा इशू जो है एक ट्वीट जो की गई 26 मई को इमरान खान साहब के ट्वीट हैंडल से, वो 26 से लेकर आज 31 हो गई मुसलसल। वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है कुछ अरसे से, उसकी वजूहत हैं पहले भी गोश गुजार की। जब आपका कैद जो है वो जेल में हो, मुलाकात मुख्तलिफ लोगों की होती हो, और वहाँ से जो पैगाम आता हो थ्रू मुख्तलिफ लोगों के थ्रू आता हो, हर कोई अपना अपना पॉइंट जो है वो आके इस्टेब्लिश करता है, तो इससे तकसीम पैदा होती है। जो अब अगर इस इशू के ऊपर आ जाएँ, इसमें भी आपको तकसीम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। ट्वीट हो गई, ट्वीट अपनी जगह मौजूद है, और पार्टी के अंदर बयानिया मुख्तलिफ है। बैरिस्टर गौर साहब का सबसे पहले वीडियो बयान आया, जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये इस्टेब्लिश कर सकें कि इमरान खान साहब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने उनको इमरान खान साहब को इससे डिस्टेंस करने की कोशिश की। ये एक आ गया, यानी कि एक डिसेंटिंग वॉइस थी कि इसमें इमरान खान की कॉन्सेंट शामिल नहीं है। फिर अली मोहम्मद खान साहब आए, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब के इल्म में ये चीज़ नहीं है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आइंदा नहीं होंगी, तो वो भी डिनाइल मोड में हैं, और वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की इस ट्वीट को कॉन्सेंट हासिल नहीं है, उनका भी यही मौक़िफ़ है। फिर इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब हैं, मरकज़ी तर्जुमान, उनका भी यही मौक़िफ़ है, कम बेश यही मौक़िफ़ है, यानी वो भी डिनाइल मोड में है। जबकि जो असल फैक्टर है, आज इमरान खान साहब ने इसके ऊपर रोशनी डाल दी, अगरचे बराह रास्त उन्होंने बात नहीं की। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की आज मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और जो गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई, जब उनसे सवाल किया गया कि इस इशू के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, तो इसका उन्होंने ब्लैक एंड वाइट जवाब तो नहीं दिया। ब्लैक एंड वाइट जवाब ना देना इट्सेल्फ, दो ही ऑप्शन होते हैं, या आप एक्सेप्ट करते हैं या आप डिनाई करते हैं, यानी या तो आप तरदीद कर देते हैं या तस्दीक कर देते हैं। ना वो तरदीद कर रहे हैं, ना वो तस्दीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तस्दीक ही होता है। उसकी वजह क्योंकि ट्वीट जो है वो अपनी जगह मौजूद है। अब आता हूँ उनका जो पैगाम है, दो चीज़ें उन्होंने चीज़ों के ऊपर बात की। नंबर 1, पहले मैं इसी को टच कर लेता हूँ, जो इस इशू के ऊपर उन्होंने बात की, ये जो ट्वीट वाला मामला है। ये इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब फरमाते हैं कि खान साहब चाहते हैं कि इस वक्त हम हमूद रहमान कमीशन के बारे में बात करें। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सिंपल है, नंबर 1। नंबर 2, और आगे वो कहते हैं तारीखी तौर पर अगर हम इस दोराहे पर आ गए हैं तो फिर मवाजना तो होगा, किससे? 1971 वाली सूरत हाल से जस्टिफाई कर रहे हैं उस ट्वीट को। और आगे वो ये कहते हैं और इसलिए होगा कि तब भी फर्द वाहिद था और आज भी एक फर्द वाहिद है। और आगे वो कहते हैं और उसी तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। सो ये मैं अगर इसको ज़ाती तौर पर समझूं तो ये 100% इंडोर्स कर रहे हैं उस ट्वीट को, और उसकी मौजूदगी जो है वो इसकी गवाही देती है कि ये इसका मतलब यही है कि वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं और वो इसके साथ खड़े हैं। उनका इसको डिलीट करने का कोई इरादा नहीं, इसके ऊपर पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। अब इसके ऊपर आगे मामला क्या चल रहा है, मैं इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब का दूसरा हिस्सा बता दूं, जो इमरान खान साहब की जानिब से आज 2 पैगाम आए, एक ओवरसीज़ के लिए और एक सोशल मीडिया जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए। ओवरसीज़ के लिए उनका पैगाम है इमरान खान साहब का, जो इंतज़ार हुसैन पंजोता ने दिया। उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि उनको बताएं कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, अनकरीब उनको एक डेट दी जाएगी और उन्होंने फिर एहतजाज करना है। ये ओवरसीज़ के लिए पैगाम है। उसके बाद दूसरा जो पैगाम था वो था सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के लिए। इमरान खान साहब कहते हैं वो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं और मैं उन तमाम नौजवानों को जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी खिदमात को सराहता हूँ। अब इसके अंदर कौन से लोग आ रहे हैं? बहुत सारे हैं जिन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया। आप कॉन्टेक्स्ट को अगर सामने रख के देखें तो इमरान खान साहब कैटेगोरिकली इस ट्वीट के साथ खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये तो हो गया इमरान खान साहब का मौक़िफ़। अब आ जाए हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है। FIA आती है वजारत दाखिला के अंडर,
वो कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी। आपको कल भी गुजारिश की थी, 4 लोगों से पूछ करनी है कि ट्वीट किसने की, क्यों की, किसके कंट्रोल में है। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी ताकि अकाउंट बंद हो। ये वो मामला शुरू हो चुका है। आज वो इमरान खान साहब के पास पहुँचे और इन्हीं की सवाल जवाब करने के लिए, जबकि इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह इनकार कर दिया गया। उन्होंने कोई ताउन नहीं किया। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि मैं अपने वकला की अदम मौजूदगी में आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। अलबत्ता FIA की टीम ने उनका यही जो मौक़िफ़ है उसको तहरीरी तौर पर ले लिया है। तो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। रऊफ़ हसन साहब से पूछताछ होगी, बैरिस्टर गौहर से पूछताछ होगी। उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है, रऊफ़ हसन का सामने आ चुका है, इमरान खान का डिफरेंट है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को न सिर्फ बैरूनी महाज जो कि उनके मुखालफीन की जानिब से जिसको वो फेस कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर की जो तकसीम है उस दरार को मज़ीद तक़वियत दे रहा है। तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए किसी भी तौर अच्छी खबर नहीं है। और इसके अलावा जो और दीगर इशूज़ हैं, अगला हफ्ता मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से खबरों का है, उसमें नैब तरामीम कलअदम करार देने का जो केस है जिसमें इमरान खान साहब की बज़रिया वीडियो लिंक पेशी है, वो भी अगले हफ्ते होने जा रहा है। फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है वो इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह कि उस केस के बाद जो फैसल वाडा की गुफ्तगू है वो मज़ीद जिसको कहते हैं कि इश्तिहाल दिलाने वाली है। वो जज साहिब से सवाल यानी जवाब मांग रहे हैं कि अगर आपने मुझे प्रॉक्सी कहा तो आप प्रूव करें कि मैं प्रॉक्सी हूँ। तो इसकी अहमियत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, वो भी अगले हफ्ते सुना जाएगा। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं जो कि नून लीग इस वक्त उस पर जीत चुकी है, जो अब तक के यानी सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक, तो वो 3 सीट्स जो हैं वो भी ख़तरे में नज़र आ रही हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे और आपको अपडेट करेंगे जो भी सूरत हाल होगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।